भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आरपीआई नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि हमने महाराष्ट्र में 2 सीट पर उम्मीदवारी मांगी है, 2 सीट नहीं भी मिलेगी तो भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि सभी दलों को चंदा मिला है, भाजपा को अधिक चंदा मिला तो उसमें गलत क्या है। भाजपा तो भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष करने वाली पार्टी है। रविवार को आठवले पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। भाजपा सांसद हेगड़े के संविधान बदलने संबंधी वक्तव्य पर आठवले ने कहा कि भाजपा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान नहीं बदल सकते। संविधान बदलने का प्रयास किया गया तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। संविधान बदला नहीं जा सकता है, उसमें संशोधन का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले ही दिया है। आठवले ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को देखने के लिए एकत्र हो रही भीड़ मतदान में परिवर्तित नहीं हो सकती है। आरपीआई ने लोकसभा की शिरडी और सोलापुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इन दोनों सीट की मांग एनडीए से की गई है। प्रकाश आंबेडकर पर तंज कसते हुए आठवले ने कहा कि महाविकास आघाडी में वंचित को वंचित ही रखा जाएगा। होतो अनेक वेळेला बिल त्या ठिकाणी आलं, पण समाजवादी म्हणवणाऱ्या लोकांनी त्या ठिकाणी ते बिल फाडलं होतं। समाजवादी पक्ष आणि आरजेडीच्या लोकांनी ते बिल 2-3 वेळेला पार्लमेंटमध्ये फाडलेलं होतं। त्यामुळे महिला विरोधी हे लोक आहेत आणि मोदींनी मात्र या वेळेला महिला आरक्षण बिल पास केलेलं आहे। 370 कलम जे आहे ते जम्मू काश्मीरमधून हटवल्यानंतर त्या ठिकाणचा आतंकवाद जवळजवळ 98% पेक्षा जास्त संपवण्यात आलेला आहे। आणि आज त्या ठिकाणी जगभरातले भारतातले टुरिस्ट मोठ्या दिमाखाने श्रीनगरला काश्मीरमध्ये जात आहेत। 10% आरक्षण जे आहे इकॉनॉमिक सेक्शनला देण्यात आलेलं आहे। असे अनेक जे निर्णय आहेत। माझ्या मंत्रालयाचं बजेट जे आहे ते 1,59,000 कोटीचं आहे। ट्रायबलचं बजेट जवळजवळ 1,17,000 कोटीचं आहे। त्यामुळे दलित आणि आदिवासींनाही न्याय देण्याची भूमिका माननीय नरेंद्र मोदींची आहे। आणि त्यामुळं यावेळेला 400 पेक्षा जास्त जागा एनडीएच्या निवडून येणार असा मला विश्वास आहे। या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपली महायुती आहे, तर महायुतीकडे आमची मागणी आहे की रिपब्लिकन पक्षाला 2 जागा द्याव्यात, शिर्डी आणि सोलापूरची जागा द्यावी असं पत्र आम्ही त्यांना दिलेलं आहे। मी माननीय अमित शहा, JP नड्डा यांनाही भेटलेलो आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केलेली आहे आणि आज संध्याकाळी 6 वाजता नितीन गडकरी यांची मी भेट घेणार आहे, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे। रिपब्लिकन पक्ष छोटा पक्ष असला तरी गावागावामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार आहेत। जरी आरपीआय मध्ये गट असले तरी मी घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा देणारे मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक आहेत। आणि त्यामुळे रिपब्लिक शिर्डी हरा था। अभी मुझे मेरी राज्यसभा 2026 तक है, लेकिन बहुत सारे राज्यसभा के लोग लोकसभा लड़ रहे हैं। हमारे पीयूष गोयल साहब को भी मतलब उत्तर मुंबई से टिकट दे दिया है। तो मैं वैसा लोकसभा का आदमी हूँ, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था। तो आरपीआई को पूरे देश थोड़ा सा देख रहा है कि वह आरपीआई को कोई सीट मिलती है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आरपीआई को सीट देने से देश भर में बीजेपी को एनडीए को फायदा है। इसीलिए मेरे लिए नहीं, लेकिन हमारा समाज एक बड़ा समाज है, देश भर में मेरा कार्यक्षेत्र है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा निर्णय लेना आवश्यक है, ऐसा हमको लगता है। चलो मानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, आप हार गए, तो क्या आप मंत्री पद पर दावा करें? क्या हो रहा है? आप यदि चुनाव लड़ते हैं, हाँ, पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे आप शिरडी से, लेकिन मान लीजिए नहीं जीतते हैं, तो क्या आप केंद्र में मंत्री पद का दावा करेंगे? नहीं, मैं मंत्री मतलब अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं जीत कर आऊंगा ही। मतलब एक बार हारा हो तो मैं जीतने के लिए मैं वहां से खड़ा हो रहा हूँ, और मैं हारने का विषय नहीं है। मैं हराने के लिए मैं खड़ा रहने वाला हूँ। एक बार तो मैं हार गया हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं हारूंगा। साहेब, आपण बाबासाहेबांच्या नावाने निवडून येता, पण बाबासाहेबांचे जे विचार आहे, धम्म कार्य आहे, ते तुम्ही धम्म कार्याला कधी लक्ष दिले नाही, त्याला दूर ठेवलेले आहे। ते धम्म कार्य कधी करणार आहे? नाही, बाबासाहेबांचं जे काम आहे ते आम्ही करतोच आहोत। बाबासाहेबांचं सोशल काम आहे, रिलिजियस काम आहे, पॉलिटिकल काम आहे, इकॉनॉमिकल काम आहे, एज्युकेशनल काम आहे।
हे सगळं काम करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. सगळंच कामामध्ये आम्ही सफल झालो असं नाही. बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष मी पुढे घेऊन जात आहे. मी काही माझ्या पक्षाचं नाव बदललं नाही. कल दिनांक 17 मार्च 2024 को चंद्रपुर के आवट स्थित मंत्रा सेलिब्रेशन हॉल में चंद्रपुर जिले के तेली समाज की विचार मंथन सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में सभी नए पुराने पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज बांधव ने तेली समाज को चंद्रपुर की कांग्रेस की सीट दी जानी चाहिए, ऐसा एक मत से ठराव पारित किया। तेली समाज चंद्रपुर का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला समाज है, इसलिए उनका ये हक बनता है, ऐसा सभा में कहा गया। सभा के तुरंत बाद समाज के मुख्य वरिष्ठ नागरिकों ने, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कार्यरत हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश देवतले, विनायक बांगडे, देवराव भांडेकर, बबन राव फुंड, अजय विरागड़े, आकाश साखरकर, आशीष देवतले, छबुताई विरागड़े आदि गणमान्य उपस्थित थे। देवतले ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार भी विनायक बांगड़े को कांग्रेस की सीट दी गई थी, मगर बाद में बाहरी नेताओं के दबाव में वो सीट रद्द कर दी गई, जिसका समाज में अब तक रोष है। उस वक्त कांग्रेस की सीट पर बालू धानोरकर चुनकर आए थे, जो अब नहीं है। इस वजह से ये सीट तेली समाज को फिर से दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की है। उन्होंने आगे बोलते हुए ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की ओर से ये सीट तेली समाज को नहीं दी जाती तो समाज मिलकर अपना स्वयं का प्रतिनिधि भी लोकसभा चुनाव में खड़ा कर सकता है। ओबीसी समाज की तरफ से चल रहे नाम राजेश बेले को समर्थन देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजेश बेले ने अब तक ना तो लोकसभा का फॉर्म भरा है, ना ही तेली समाज से ऐसा कोई समर्थन मांगा है, इसलिए समय आने पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में कुछ भाजपा के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि भाजपा से मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की सीट घोषित हो चुकी है। वहीं उपस्थित भाजपा नेताओं से पूछे जाने पर कि अगर तेली समाज को समर्थन मिलता है तो वे सुधीर मुनगंटीवार को समर्थन करेंगे या तेली समाज के उम्मीदवार को। इस पर उन्होंने कहा कि तेली समाज को अगर उम्मीदवारी मिलती है तो निश्चित रूप से वो समाज के साथ में जाएंगे। आणि तुम्हालाच तिकीट द्यावं किंवा मिळावं अशी काय अपेक्षा? नाही, या ठिकाणी आमची मागणी पूर्वीपासूनच आहे की पूर्व विदर्भामध्ये तेली समाज मोठ्या प्रमाणात आहे आणि पूर्व विदर्भातून जे जिल्हे पूर्व विदर्भामध्ये येतात त्यामधून जे आहे तो चंद्रपूर जिल्हा सुद्धा पूर्व विदर्भातच येतो। आणि ज्यावेळेस पक्षांनी मागणी केली होती त्यावेळेस पक्षाकडे मागणी करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे। त्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी आमची सुद्धा त्या ठिकाणी मागणी केलेली होती आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये तेली समाजाचे जे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय पक्षामध्ये काम करत असतात त्या लोकांनी त्या ठिकाणी मागणी केली होती आणि ती मागणी आमची कायम आहे। आणि आज या मंथन सभेच्या माध्यमातून जे आहे समाज बांधवांनी ची जी भावना होती ती आम्ही आपल्या समोर त्या ठिकाणी उपस्थित केली आहे। निश्चितच मागच्या वेळेस जे आहे पक्षातील काही लोक नेत्यांनी जे आहे विरोध केला होता आणि त्यामुळे जे आहे आदरणीय विनायक भाऊ बांगडे यांना जे आहे ती सीट देण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर मग ती सीट काढण्यात आली। तो सुद्धा राग या तेली समाजामध्ये आहे आणि म्हणून या काँग्रेस पक्षाची सीट फायनल व्हायच्या अगोदर त्या ठिकाणी जे आहे आम्ही आमची मागणी ठेवलेली आहे आणि भारतीय जनता पार्टीने तळस साहेबांना दिलेली आहे वर्धेमधून। पण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आमच्या समाजाचा विचार करावा ही आमची भावना आहे। काय होतंय असं काही नाही। मागच्या वेळेस मला तिकीट देण्यात आली होती, परंतु काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आणि त्याच्यात काही केंद्रीय माजी मंत्री देखील त्याच्यामध्ये होते आणि त्यांनी देखील माझा विरोध केला। आणि तुम्हाला माहीत असेल की त्यांनी स्वतः एका राजुऱ्याच्या एका व्यक्तीची क्लिपिंग त्यांनी अशोक चव्हाणांनी त्या ठिकाणी वाजवली, पूर्ण महाराष्ट्रभर केली आणि माझा विरोध करण्याचं काम त्यावेळेस अशोक चव्हाणांनी देखील फार मोठ्या प्रमाणात केलं। परंतु पक्षाने मला तिकीट दिली होती आणि काँग्रेसच्याच काही नेत्यांनी माझा विरोध केला आणि त्यामुळे माझी तिकीट त्यावेळेस कटली। यावेळेस आमचं म्हणणं असं आहे की पूर्व विदर्भातून तेली समाजाच्या कोणत्याही व्यक्तीला, तेली समाजाचे जे काँग्रेस पक्षामध्ये जे काम करतायत त्या व्यक्तीला तिकीट देण्यात यावी आणि निश्चितच त्याच्या मागे समाज राहील, एवढीच भावना मी या ठिकाणी व्यक्त करतो। मला तिकीट मिळाली का, अन्य कोणाला मिळाली का हा प्रश्न नाही, परंतु समाजाच्या एका व्यक्तीला तिकीट पूर्व विदर्भातून मिळाव्यास पाहिजे एवढी आमची मागणी आहे। दिली नाही तर मग सर्व समाजाची बैठक घेऊन त्या प्रकारे आम्ही ठरवू आणि त्या प्रकारे आम्ही निर्णय घेऊ। परंतु आमची मागणी या आजच्या प्रेसच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून की समाजाला मोठ्या पक्षांनी, काँग्रेस पक्षाने एक तिकीट पूर्व विदर्भातून द्याव्यास पाहिजे एवढी आमची मागणी आहे। हर नदी कहीं ना कहीं समुद्र से मिलती है। हर नदी की धार इतनी अविरल है कि वो समुद्र तक पहुंचे। नदी की
ये धार कभी भी टूटे नहीं, कभी भी रुके नहीं और कहीं भी सूखे नहीं। ये विचार सरयू से सागर तक जाने वाली राम जानकी वन गमन पथ की पदयात्री वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने कही। अपनी पदयात्रा पूरी करने के बाद वे रविवार को नागपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही। आपको बता दें कि शिप्रा पाठक ने 27 नवंबर को अपनी पदयात्रा भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्रारंभ की थी, जो राम नाम के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पड़ने वाले राम गमन पथ चिन्ह के साथ साथ चलकर 11 मार्च को रामेश्वरम पहुंची। इस दौरान उन्होंने वन मार्ग में पड़ने वाली विभिन्न प्रमुख नदियों के जल से रामेश्वरम भगवान का जलाभिषेक कर नदियों की स्वच्छता के लिए प्रार्थना की। शिप्रा पाठक की पदयात्रा का मुख्य बाण उद्देश्य भारत को भविष्य में होने वाले जल संकट बचाने से है, इसलिए वे अध्यात्म जागरण से पर्यावरण जागरण का संदेश दे रही है। पाठक यात्रा संपन्न होने पर नागपुर पहुंची और सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पहुंची। शिप्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले जल संकट से भारत को बचाने के लिए नदी, जल, जंगल, पहाड़, वृक्षों को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां थोप कर हम बच नहीं सकते, इसलिए सभी को जल के महत्व और संरक्षण को आपस में मिलकर एक दूसरे को समझना होगा। शिप्रा का कहना है कि जल संकट को दूर करने के लिए सर्वप्रथम नदियों को बचाना होगा। नदियों में प्रवाहित होने वाले रासायनिक तत्व बंद करने होंगे। ये पदयात्रा अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की थी, जिसे हमने श्री राम जानकी वनगमन पदयात्रा का नाम दिया था। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य पड़े थे। कई सारे शहर पड़े, कई सारे गांव पड़े और सब में हम पर्यावरण का जागरण करते हुए निकले। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी मार्ग में पड़ने वाली नदियां और जंगल हैं उनका संरक्षण हो, वो पुनः अपनी उसी अवस्था में आए जो राम के युग की अवस्था थी। और आधुनिक महिलाएं जो कहीं ना कहीं संस्कृति से विमुख हो रही हैं, उनमें जानकी तत्व की हम स्थापना करते हुए चले। 105 दिन की ये पदयात्रा थी, जिसने 3952 किलोमीटर की दूरी तय की। कोई भी जीवन में कुछ भी केवल फूल या कांटे नहीं मिलते हैं, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे इस यात्रा के। कई जगह भाषा की असहजता आई, कई जगह भोजन की असामान्यता आई, दिनचर्या कई जगह प्रभावित हुई। तमिलनाडु में जाके कुछ अवरोध तत्वों ने यात्रा को रोकने का भी प्रयास किया, पर हमें नदियों के जल को रामेश्वरम भगवान तक पहुंचाना था। तो जैसे राम अपने उस 14 वर्ष के वनवास में अपने मार्ग पर प्रतिदिन चलते रहे, हर बाधाओं को पार करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं का अनुकरण करते हुए हम भी रामेश्वरम तक पहुँचे। और सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 1 लाख लोग इस यात्रा से जुड़े हैं, जिन्होंने प्रति व्यक्ति ये गंभीरता से इस बात को विचारा है कि पर्यावरण अब उस स्थान पर पहुंचा है जहां हमें सोचने के लिए बैठना पड़ेगा और एक धरातल पर हर वर्ग के व्यक्ति को आकर जल की समस्या के लिए कुछ हल निकालने पड़ेंगे। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का? और सिटी आहे तर शक्य आहे।